द लेजेंड ऑफ किलर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें नेथानिएल के बारे में कुछ बताया जाता है। साल 2003, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा कसम खाता है कि मैं कसम खाता हूँ, मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं मानव जाति के लिए वॉलंटियर करूँगा। मैं अपना मेडिकल कंसियंस और डिग्निटी को यूज़ करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी हार्म पहुँचे। मैं अपना मेडिकल नॉलेज का यूज़ किसी भी बुरे काम के लिए नहीं करूँगा। तो दो लड़का लड़की आपस में बात करने लगते हैं, शायद ये लोग भी डॉक्टर होंगे। तो लड़का कहता है कि हे, ये वही है ना? वाओ, क्या ये सच में पॉसिबल है? तो लड़की कहती है कि हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। वो छोटा सा बच्चा आगे कहता है कि बस इतना ही, डिवाइन ऑनर मेडिकल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव नाहेल इल। ये छोटा सा लड़का और कोई नहीं बल्कि नेथानिएल होता है, और उसका रियल नाम होता है नाहेल इल, जो हमें पहले भी पता था। और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि वो जीनियस जिसे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट एज में 13 साल की एज में मेडिकल स्कूल में एंटर हुआ, उसके जन्म इसी तरह से हुआ था। लेकिन नाहेल इल इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। और हमें 1994 के अगस्त के सीन दिखाया जाता है, बच्चों के वार्ड के सीन में, जहाँ पर एक सांता क्लॉज आया होता है और सारे बच्चों को गिफ्ट दे रहा होता है। तो एक बच्चा कहता है कि सांता क्लॉज प्लीज मुझे मेरा प्रेजेंट दे। तो दूसरा कहता है कि मुझे भी। और उसके साइड वाले बेड पर नेथानिएल बैठा होता है। तो उसे एक नर्स कहता है कि हेयोन इल, तुम्हें भी सांता क्लॉज से अपना गिफ्ट लेना होगा। हेयोन इल, लेकिन नेथानिएल कुछ भी कह नहीं रहा होता है। तो नर्स फिर से कहता है कि हेयोन इल, ये फैक्ट के तुम ऐसा ही पैदा हुए हो क्योंकि तुम्हें गॉड द्वारा चुना गया है। ये सुन के नेथानिएल अपने मन में कहता है कि मुझे कमज़ोर होने के लिए चुना गया है। अगर मुझे कमज़ोर पैदा होने के लिए चुना गया है तो मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई कारण होगा। मुझे हैरानी है कि वो कारण क्या हो सकता है। फिर दूसरे सीन में देखते हैं कि टीवी में क्रॉफिश के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि रेड मार्स क्रॉफिश अपने पुराने सेल को छोड़कर नए सेल बनाता है। अपने स्किन को उतार कर क्रॉफिश अपने बॉडी को स्ट्रॉन्गर और बड़ा बनाता है। और ये सुन के नेथानिएल कहता है कि क्या इससे बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाता है? क्या गॉड मुझे यही करने को कह रहा है? वो शायद मुझसे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो इंसान नहीं कर सकते। इंसान इन एनिमल्स की तरह स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकते, राइट? तो फिर मैं वो पर्सन बनूंगा जो ये हासिल करेगा। फिर हमें साल 2012 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया होता है जो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है। तो डॉक्टर चिल्ला के कहता है कि पेशेंट को गोली लगा है और उसका हार्ट धीरे धीरे स्लो हो रहा है। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुरंत सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। तो वहीं पर साइड में दो डॉक्टर बात कर रहे होते हैं। लड़का कहता है कि क्या तुमने सुना ये, वो एक सीरियल किलर है। तो वो लड़की कहती है कि उसके जैसे एक पर्सन हमारे हॉस्पिटल में आए हैं। तो लड़का कहता है कि कौन उसे ट्रीट करना चाहेगा? तो लड़की कहती है कि अगर कोई उसका इलाज करना चाहता है तो फिर ये अमेजिंग होगा। डॉक्टर ना हेयोल इल, वो एक रियल डॉक्टर है। तो नेथानिएल बड़ा हो गया होता है और एक डॉक्टर भी बन गया होता है। तो उस पेशेंट को ट्रीट करते हुए अपने मन में कहता है कि वो इतने हंगामा क्यों कर रहा है, ये बस एक जॉब है। अपने एथिक्स और मोरल को इसमें शामिल करना अजीब बात है। हालांकि ये पहली बार है एक सर्जरी के दौरान जो मैंने कई बार की है, फिर भी मेरा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। और वो आदमी बहुत ही बड़ा और हट्टा कट्टा होता है। तो नेथानिएल उसकी बॉडी को देखकर, मांसपेशी इन सब को देखकर अपने मन में कहता है कि मैंने जितने भी इंसानों को देखा है उनमें से उसका बॉडी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसे इतना स्ट्रॉन्ग बॉडी कैसे मिला, उसमें और मुझ में क्या डिफरेंस है? मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ, बहुत ही फैसिनेटेड हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि अंदर क्या है। लेकिन तभी वो अपने होश में आता है और कहता है कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूँ, नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मेरा ड्यूटी है कि मैं मानव जाति को प्रिजर्व और इवॉल्व करूँ। क्या ये सही नहीं है? मानव जाति घट रहा है, इसलिए मेरे जैसा किसी पर्सन का जन्म होना मानव जाति के लिए एक ब्लेसिंग है। फिर तभी वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट फिर से मानो उसके अंदर का डीमन कहता है कि नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि अगर सारे मानव जाति स्ट्रॉन्गर हो जाए तो तुम भी खुश हो जाओगे, है ना? ये खराब तरीका से बनाए गए ह्यूमन राइट्स ह्यूमन इवोल्यूशन के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। क्या तुम इससे सहमत नहीं हो? तो नेथानिएल कहता है कि हाँ, मेरे जैसे पर्सन को लीड करना चाहिए और मुझे भी पहला कदम उठाने की ज़रूरत है। ये मेरे लिए भी अपने स्किन को छोड़ने का समय है।
कब तक मैं ऐसे ही जीता रहूं, एक कमज़ोर इंसान की तरह? अपने से पीछे ना रहने के लिए मुझे स्ट्रांगर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया हर किसी को कमज़ोर और ताकतवर में अलग करता है। इसलिए मुझे स्ट्रांगर बनने की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि स्ट्रांगर बनने पर मुझे कैसा महसूस होगा। मैं इस बारे में हमेशा ही सोचता रहता हूँ। मुझे ये जानने की क्यूरियस है कि ऐसा बॉडी होने सा कैसा लगेगा। सच में मैं खुद को रोक नहीं सकता। और यही सब कुछ सोचते सोचते नेथानिएल ने उस आदमी को चीर फाड़ दिया होता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देख के कहता है कि मुझे यकीन है कि मैं एक ऑर्गन को सील रहा था, लेकिन होश में आने के बाद मैंने उसका ब्रेन खोल दिया था। और ये करने के बाद नेथानिएल काफी ज्यादा घबरा गया था, इसलिए वो उस जगह को छोड़कर भाग गया था। फिर हमें एक दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है और उस सिटी का नाम होता है फिनोरेरियोस, जहाँ से नेथानिएल का वो 100 किलर्स आया था। और नेथानिएल बताता है कि और जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, वो हमें साउथ अमेरिका के एक छोटे से शहर में छिप गया। और मैं उस शहर में क्यों छिपा? और देखते हैं कि नेथानिएल उसी गड्ढे के सामने खड़ा होता है जहाँ पर सारे बच्चे को फेंक दिया गया था। तो उसे तरफ देखते हुए वो कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लाशों पर मैं रिसर्च कर सकता था उनका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा था। मैंने एक फेनामोना देखा, यानी घटना, मेरा रिसर्च को प्रूव किया। और स्ट्रांग लोगों को मारने से मेरा ग्रोथ प्रूव हुआ। फिर मैंने उन पार्ट्स को रीइंफोर्स किया जिसका मुझे कमी था। मेरे फादर्स के डीएनए के बिना और किसी माँ की कोख उधार लिए बिना एक नया मानव जाति, मैं उस तरह का एग्जिस्टेंस था। वैसे मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि हमारे जीवन ने पीटर को पहले नेथानिएल के बारे में जब बता रहा था और उसने कहा था कि उसने 4 साल या फिर ऐसा ही कुछ साल तक वो गायब था, तो वो उस टाइम पर इसी शहर में आके इस तरह से रिसर्च कर रहा था और अचानक से फिर वो ऑनर डिवाइन हॉस्पिटल में वापस आ गया। खैर, तो हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पीटर ने उसे एक ही हाथ से दूर फेंक दिया होता है। और उसकी इस तरह की पावर को देखकर नेथानिएल अभी भी अपने मन में कहता है कि ये वो है जो मैं बनना चाहता था। और उन दोनों की मारपीट की वजह से वहाँ पर पूरा जगह ही एकदम तहस नहस हो गया होता है। हर तरफ बस धुआं ही उड़ा होता है। और जो बीच में जो ट्यूब रखा था, जो नेथानिएल ने पीटर को भरने के लिए रखा था, अभी उसी ट्यूब के नीचे वो टेक लगा के बैठा होता है। नेथानिएल का बहुत ही बुरा हाल हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है कि मेरा स्पिन पूरी तरह से टूट गया है और मेरा बॉडी के सारे मांस फट गया है। मैं सीरियसली एक सिंगल इंच में नहीं हिल सकता। तभी पीटर उसे कहता है कि हिलो मत, वरना तुम सिर्फ अपने कॉफिन में और ज्यादा कील ठोकोगे। नेथानिएल पीटर से पूछता है कि मुझे बस एक बात बताओ, मैंने 30 साल इन्वेस्ट किया, सिर्फ स्ट्रांग बनने के बारे में सोचा और मैंने हर दिन सहन किया। किम सोंगू, तुमने क्या किया? मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सुन के पीटर थोड़ा सोचते हुए कहता है कि अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या तुम समझ पाओगे? कुछ ऐसा चीजें हैं जिसे तुम कॉपी नहीं कर सकते। मुझे एहसास है कि तुम में कितना दृढ़ता है, हालांकि मैंने 65 साल तक हार्डवर्क किया है। और वो ये कह के वहां से जाने लगता है। तो उसके बात सुन के नेथानिएल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या 65 साल? और उसके मन में बस अभी पीटर ही आ रहा होता है जिसने 65 साल तक किलर का काम किया है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हालांकि ऐसा कई चीजें हैं जो मेरे समझ में नहीं आता एक डॉक्टर होने के नाते, लेकिन ये अच्छी बात है कि मैं मरने से पहले तुमसे मिला पीटर। और यहीं पर वो अपना दम तोड़ देता है और हमें बताया जाता है। और इसके साथ ही ऑनर हॉस्पिटल में फाइट खत्म हो गया। नेथानिएल के साथ सभी ब्राजीलियन किलर्स मर चुके थे और ग्लोरी किलर्स के बारे में सारी जानकारी मिटा दी गई थी। और जो बचा, और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और शाम के वक्त एक गाड़ी दिखाई जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि टीचर, हम एक बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हैं। तो टीचर कहता है कि वो क्या है? तो उस गाड़ी के अंदर जे और ह्योन बैठा होता है और टीचर भी। तो जे और ह्योन दोनों ही कहता है कि क्या अब समय नहीं आ गया है, क्या हम सीरंग तक पहुंच जाए? ये सुन के टीचर हंसते हुए कहता है कि क्या सीरंग बनना पार्क में टहलना जैसा है? तभी कोई पीछे से कहता है कि अपने कास्ट को निकालो बेवकूफो। तो वो दोनों ही कहता है कि हम फिलहाल मेथड एक्टिंग कर रहे हैं। तो पीछे वाला कहता है कि ठीक है, तो फिर तब तक करते रहो जब तक कि तुम लोग मर नहीं जाते। तो दोनों बेवकूफ़ी कहता है कि थैंक यू तुम्हारा। और रेहन कहता है कि लेकिन टीचर, आपने तो ये देखा ही नहीं, उन ब्राजीलियन किलर्स के खिलाफ हमारा फाइट। तो टीचर कहता है कि हाँ, मैं शेयर हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया था। वैसे टीचर को भी पता चल गया है कि ये दोनों बकवास ही कर रहे हैं, बस अपना बड़ा ही। तभी जे पीछे होकर कहता है कि हे, कुछ तो कहो, हम कितना ब्रेव थे लियोना।
तो पीछे हमारा यूना बैठी होती है। तो यूना कहती है कि हाँ। तो ये जवाब सुन के जे कहता है कि ये बेकार रिएक्शन क्या है। तो हमारा ह्यून कहता है कि ये बेकार नहीं है, लियोना ने फाइनली हमें एक्नॉलेज किया है। और लियोना के ध्यान तो उन लोगों की बातों पर होता ही नहीं है। और उसके साइड में हमारा पीटर बैठा होता है। तो पीटर भी उसे इस तरह से देख रहा होता है। और यूना इधर सोच रही होती है कि हाँ ये सही है, जबकि चीज़ें अच्छी तरह से ख़त्म हो गया है तो मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन क्यों क्यों मुझे राहत महसूस नहीं होती। और उसे नेथनाएल का बात याद आता है जहाँ पर उसने लियोना को कहा था कि मिस यूना, मैं तुम्हारे छोटे भाई को बचा सकता हूँ 4.5 बिलियन डॉलर ब्लड सीरम इंजेक्ट के साथ, जिसे हमने डेवलप किया है। बस एक इंजेक्शन के साथ ही वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा। तभी साइड से हमारा पीटर कहता है कि क्या ये तुम्हारे छोटे भाई की वजह से है मिस यूना। तो ये सुन के यूना कहती है कि नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है। मैं पिछले कुछ दिनों से स्कूल कैफेटेरिया का खाना नहीं खा पा रही थी, इसलिए मैं इस बारे में सोच रही थी। तो पीटर कहता है कि ठीक है, श्योर। तो यूना कहती है कि नेथनाएल के बाद से सिरम नष्ट कर दिया गया है, ये मीनिंगलेस है। तो ये सुन के पीटर कहता है कि ये सच है, लेकिन अभी भी मिस यूना, अगर ये तुम हो तो मुझे विश्वास है कि तुम कोई दूसरा मेथड ढूंढ लोगे। तो ये सुन के यूना कहती है कि हाँ शुक्रिया। फिर वो लोग अपने स्कूल में आ जाता है। और ह्योन बाहर निकलते हुए कहता है कि ओ ये स्मेल, कोरिया का स्मेल सबसे बेस्ट है। ये सुन के जे कहता है कि हालांकि हम लोग कोरिया छोड़ के नहीं गए थे। तो ह्योन कहता है कि हे अपने ह्योन नियम के बातों को काटो मत। तो ये सुन के जे कहता है कि हालांकि हम सिर्फ 10 मिनट के अंतर पर है, मतलब यह पर पता चल गया है कि ह्योन इस सबसे बड़ा भाई है और जे छोटा, लेकिन मुझे तो कुछ उल्टा ही लगा था। खैर, तो टीचर उन लोगों को कहता है कि ठीक है चलो छोटे मोटे बातें बंद करो और मेक श्योर करो कि तुम लोग समय पर आओ, ताकि कल तुम्हें स्कूल के लिए देर ना हो। तो ह्यून और जे दोनों ही कहता है कि ठीक है टीचर, गुड नाइट। और यूना भी कहती है कि टीचर आपको गुड नाइट। तभी हमारा पीटर का नज़र कहीं पर पड़ता है और वो यूना को कहती है कि मिस यूना, क्या तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा रहे हो। तो यूना का नज़र भी साइड पे पड़ती है और वहाँ पर एक पोटली होती है। तो उसे देखकर यूना कहती है कि ये मेरा नहीं है, क्या टीचर ने इसे पीछे छोड़ दिया है। तो पीटर उसे कहता है कि कौन जानता है, शायद यूजिन को ये पसंद आएगा। तो यूना उस पोटली को खोलते हुए कहती है कि यूजिन, तुम उसका नाम कैसे जानते हो। लेकिन तभी जैसे वो खोलता है तो उसके अंदर एक बॉक्स होता है। तो यूना ये देख के कहती है कि ये क्या है। लेकिन वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू आने लगती है और कहती है कि सोंगो तुम, पर कैसे। और वो देखती है कि उसके अंदर वही सिरम होता है जिसके बारे में नेथानेल ने यूना को वादा किया था कि उसके भाई को ठीक करने के लिए वो सिरम देगा। तो पीटर कहता है कि नेथानेल, उसने सच में इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया था। और वो वहां से चला जाता है। और ये देख के यूना काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है उस बॉक्स को अपने सीने से लगा के। फिर हमें दूसरे सीन में ग्लोरी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरा जगह बिल्कुल तबाह हो जाता है। और वहाँ पर ग्लोरी का बॉस अपने एक आदमी के साथ आया होता है। तो वो आदमी बॉस को कहता है कि बॉस, हमें सभी पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया है और बाहर से कोई भी नहीं जानता कि अंदर क्या हुआ है। मैं अभी भी ये विश्वास नहीं कर सकता, ये किसी इंसानों के फाइट के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अभी के लिए हमने मीडिया को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए निश्चित रहिए। तो बॉस पूछता है कि क्या यह पीटर था। तो वो आदमी घबरा के कहता है कि माफ़ करे, हाँ। तो बॉस कहता है कि क्या ये सच में पीटर था। तो वो आदमी कहता है कि हमने हॉस्पिटल के इंटरनल सीसीटीवी के फुटेज में उसे पकड़ा है। तो बॉस पूछता है कि लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है जिसने उसे देखा है। क्या किसी कैमरे में भी उसे अंदर आते हुए या फिर बाहर निकलते नहीं देख पाया गया। तो आदमी कहता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे हमने कोई भूत देख लिया हो। साइड से कोई कहता है कि एक घोस्ट। तो वो आवाज़ सुन के वो आदमी पीछे घूमता है और कहता है कि नहीं नहीं, एक घोस्ट नहीं। तो उनके पीछे 2 पर्सन को देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि क्या तुमने अभी घोस्ट वर्ड कहा। और उसे देखकर वो आदमी इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो डर के चिल्ला के कहता है कि नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, एक घोस्ट। और वो आदमी डर के मारे नीचे गिर पड़ता है और काँप रहा होता है। लेकिन तभी देखते देखते ही उस आदमी के बॉडी में बहुत सारे कट लग जाता है और उसका खेल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसने उसकी बॉडी का ऐसा हाल किया होता है और वो कहती है कि एक घोस्ट, पीटर एक घोस्ट है, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे सामने घोस्ट वर्ड को कहने का। और वो बॉस को कहती है कि क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने बॉस की सब ऑर्डिनेट को मार डाला। अब लगता है कि ये शायद बॉस नहीं है, शायद उसका कोई आदमी होगा।
खैर तो वो आदमी कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं। तो वो लड़की अपने स्वॉर्ड को म्यान में रखती हुई कहती है कि नेथनाइल, तुम न्यू डिसाइपल ट्रेनिंग रिसीव करने से पहले ही मर गए। कितने शर्म की बात है ये। पीटर, लगता है कि तुम्हें पिटाई करने की ज़रूरत है। और इस लड़की को स्वॉर्ड घोस्ट के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी ख़त्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।